नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिल्पी है। प्राइम आईएएस ऑफिशियल में आप सबका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। और आपने जैसा कि अभी न्यूज़ में सुना ही होगा कि हाल ही में क्या हुआ है, भारत और रशिया ने RELOS यानी कि रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट को लागू कर दिया है, जो दोनों देशों को एक दूसरे के सैनिक ठिकानों, बंदरगाहों, एयरबेस जैसे ये जो है इन तक जो है युद्ध और शांति दोनों समय पे यानी कि वॉर और पीस दोनों समय पर ये पहुंच प्रदान करेंगे एक देश दूसरे देश को। ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है या फिर हम ये जो कह सकते हैं कि समझौता हुआ है, सिर्फ एक लॉजिस्टिक डील नहीं है, बल्कि भारत की बदलती हुई वैश्विक रणनीति को ये दिखाता है, जहां भारत बिना किसी औपचारिक सैन्य गठबंधन जैसे कि नाटो वगैरह के बारे में हमें पता था, ऐसा कोई भी गठबंधन में शामिल नहीं हुआ है, बल्कि मल्टी अलाइनमेंट के जरिए अपनी रणनीतिक पहुंच को आर्कटिक से इंडो पैसिफिक तक विस्तार दे रहा है। आई होप ये समझ पाए होंगे आपको। ब्रीफिंग समझ लिया, अब हम यहाँ पर मेन लेक्चर पर जंप करते हैं कि भारत रशिया का ये डिफेंस का जो समझौता हुआ है, ये समझौता एक्चुअली 2025 में हुआ था। बातचीत इस पर 2025 में हुई थी और इम्प्लीमेंटेशन 2026 में आपको दिखाई दे रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके, न केवल बीपीएससी के लिहाज से बल्कि यूपीएससी की तैयारी करें या किसी भी एग्जाम की, हर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हम आगे बढ़े, एक दो इन्फॉर्मेशन है, जैसे प्राइम आईएएस जो प्राइम आईएएस ऑफिशियल का यूट्यूब चैनल है वो लेकर आए हैं आपके लिए 72 वीपीएससी प्रीलिम्स टारगेट बैच को। ये आपको बता दूं ऑनलाइन मोड और ऑफलाइन मोड दोनों में अवेलेबल है। इसमें जो टेस्ट सीरीज कराई जाएंगी, इसमें 22 प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज प्लस करंट अफेयर्स की मैगजीन आपको प्रोवाइड की जाएगी। रेगुलर क्लासेस होंगी, बाइलिंगुअल भाषा होगी, यानी कि हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपको ये उपलब्ध रहेगा। डेली 50 एमसीक्यूज होंगे। ऑफलाइन बच्चों के लिए इसकी फीस जो है मात्र 599 रखी गई है, और ऑनलाइन स्टूडेंट्स कहीं से भी इन क्लासेस को करना चाहते हैं तो 299 रुपए मात्र रखी गई है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर दी गई जा रही होंगी, उसको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये हमारा ऑफलाइन के लिए यहाँ पर एड्रेस दिया गया, आप उसको भी देख सकते हैं। विजिट करना चाहे तो बिल्कुल विजिट कर सकते हैं। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण सूचना, 73rd बीपीएससी फाउंडेशन बैच यहाँ लाया गया है आप सभी के लिए, जिसमें फाउंडेशन बैच में क्या प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। ये कंप्लीट कवरेज देगा आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की। इसके बाद आप देखेंगे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड्स में अवेलेबल होगा। बाइलिंगुअल भाषा होगी, डेली क्लासेस होंगी, कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस कराया जाएगा, 50 एमसीक्यूज डेली होंगे, प्रीलिम्स को ओरिएंटेड होंगे और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी मेंस फोकस्ड होगी। वीकली आपके इसमें टेस्ट होंगे, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी होंगी, डिटेल नोट्स बाइलिंगुअल होंगे, करंट अफेयर्स प्लस बिहार स्पेशल मैगजीन भी दी जाएगी, और पर्सनल मेंटोरशिप तो प्रोग्राम हमारा बहुत ही जो है उम्दा रहता है हमेशा से। तो बैच जो है जो दूसरा बैच है वो लॉन्च होने वाला है, लिमिटेड सीट्स है ऑफलाइन मोड के लिए। ऑनलाइन एक्सेस आप कहीं से भी ले सकते हैं, अवेलेबल है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर दी जा रही हैं, प्लीज इन्हें कॉन्टैक्ट करें, इससे पहले ऑफर में डिले हो। आप जल्द से जल्द इस ऑफर को ले लें ताकि आपको अच्छा ऑफर इसमें प्राप्त हो सके। यहाँ पर देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि रिलॉज जो RELOS यानी कि रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक अग्रीमेंट, नाम ये है लेकिन डिफरेंस देखिएगा। भारत और रशिया का जो सैन्य लॉजिस्टिक सहयोग मजबूत हुआ है, एक्चुअली भारत और रशिया ने अप्रैल 2026 में इसको लागू किया है, जिससे दोनों देशों को एक दूसरे के सैन्य ठिकानों के बारे में, ठीक है, उनके बंदरगाह और एयरबेस तक पहुंच मिलती है। यानी कि न केवल वॉर के समय पे बल्कि पीस में भी आप एक्सरसाइज के लिए ऐसे स्विच भी कर सकते हैं एक दूसरे के प्लेटफॉर्म पर जाकर, ठीक है। ऐसे ऐसे सैन्य ठिकाने, बंदरगाह, एयरबेस पे। एक्चुअली ये जो समझौता हुआ था, आपको मैं बता दूं, ये समझौता 2025 में साइन हुआ था, और ये जो डिफेंस जो सहयोग है उसको मजबूत करने के लिए, रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए, देखिए रणनीतिक संबंधों की रक्षा सहयोग की बात करें तो रशिया से बहुत पुराना संबंध है, उसके हिस्टोरिकल पार्ट को भी हम देखते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। खासकर इन्होंने अभी जो किया है वो आर्कटिक क्षेत्र में भारत की वैश्विक पहुंच बढ़ाने में मदद करेगा, क्योंकि बदलते हुए परिदृश्य में, बदलते हुए राजनीतिक वैश्विक परिदृश्य में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि हम अब दूसरे देशों की ओर या दूसरे स्थानों की ओर रुख करें, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ने, ठीक है, ऐसे वॉर ने, ईरान और अमेरिका के वॉर ने ये बता दिया है कि दिस इज द टाइम, दिस इज द राइट टाइम टू अवेकनिंग, ठीक है। अब आप किसी एक देश पर निर्भर रह के अपना देश तो नहीं चला सकते हैं, चाहे वो ट्रेड की बात हो, चाहे वो सैन्य अभ्यास की बात हो, या किसी भी लेवल पर बात हो। तो इसीलिए भारत ने अपना जो रुख है वो आर्कटिक क्षेत्र में भारत को वैश्विक पहुंच बढ़ाने में बहुत मदद करेगा। इसका अपना क्या रोल होगा उसके भी पॉइंट्स को हम आगे समझेंगे। चलिए पहले से थोड़ा सा हिस्टोरिकल पार्ट को देखिए यहाँ पर, कि जो इंडिया भारत का जो रशिया के साथ जो डिफेंस सिस्टम है, वो अब जाके डिफेंस सिस्टम, जो डिफेंस रिलेशन है, वो कहाँ खरीदार से सीधे स्ट्रैटेजिक पार्टनर पे अब जो जा रहा है।
तो आप देखेंगे जब यूएसएसआर की हम बात करते हैं उस समय से भी भारत का प्रमुख हथियार आपूर्तिकर्ता भारत का जो है उस समय पे भी यूएसएसआर भारत का जो है इन चीज़ों का आपूर्ति करता रहा है। भारत अधिकतर वहाँ से हथियार वगैरह लेता रहा है। लेकिन 1991 के बाद ये रिश्ता जो है स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में बदला और धीरे-धीरे ये प्रोसेस आगे चला। तो 2000 में जब हम आते हैं उसमें एनुअल समिट मीटिंग्स होना शुरू हो गई। तो इनके रिलेशन भारत और रशिया के रिलेशंस तो मजबूत हैं। इसको इस बात से भी आप समझ सकते हैं जैसे कि मैं अपने 2-3 लेक्चर्स में बात बोल चुकी हूँ। जब हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात करते हैं, स्पेसिफिकली जब हम डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका की बात करते हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप को पता था कि रशिया का साथ हमेशा भारत देगा, भारत रशिया का साथ देगा, रशिया भारत का साथ देगा। बहुत अच्छी मित्रता है। तभी तो अमेरिका ने कहा था कि आप रशिया का साथ दे रहे हैं, आप जो उनसे ऑयल खरीद रहे हैं, इस वजह से हम आप पर जो है एक्स्ट्रा टैरिफ लगाएँगे ताकि आप उससे ऑयल ना खरीदें। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि रशिया से जब भारत ऑयल खरीद रहा है और रशिया यूक्रेन के युद्ध में लंबे समय से लिप्त था, तो उसने कहा कि जब-जब आप उससे ऑयल खरीदेंगे, उसकी आर्थिक व्यवस्था में इनपुट्स देंगे, तो वो सारा पैसा वहाँ पर अपना युद्ध में लगाएगा। इस कारण से अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रंप है राष्ट्रपति, उन्होंने कहा कि आप जो है रशिया से इस तरह से ऑयल खरीदना बंद कर दिया, अदरवाइज़ हम आप पर इतना-इतना एक्स्ट्रा टैरिफ लगाएँगे। ये बात हुई थी। तो सोचिए उसकी मित्रता की कितनी चर्चा है जिसके कारण उस पर टैरिफ लगाने तक की बात आ गई थी। अब ये रिश्ता जो है ऑपरेशनल मिलिट्री कोऑपरेशन की दिशा में आगे बढ़ रहा है, यानी कि डिफेंस रिलेशन जो है मिलिट्री कोऑपरेशन, ये जो रक्षा के क्षेत्र में जो हम आर्मी के साथ, जो सेना के साथ जो हम सैन्य अभ्यास करेंगे, उस तक हम इस बात को लेकर जा रहे हैं। एसेंस क्या है इस पूरी बात का? बेसिकली पहले ये संबंध जो था सिर्फ खरीदारी यानी कि बेचना, खरीदना, एक ट्रेडिंग वाला आपको सिर्फ दिखाई देता था मॉडल, वहाँ तक ही सीमित था। लेकिन अब पेरेबिलिटी और जॉइंट ऑपरेशनल की तरफ ही विकसित हो रहा है, यानी कि अब साथ मिलकर हम विकास की ओर काम करेंगे, हम सेना के रूप में काम करेंगे, हम रणनीति के रूप में काम करेंगे। यानी कि आपस से साझेदारी से एक दूसरे के प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए हम ये आगे अपना जो है जॉइंट ऑपरेशंस जैसी चीज़ों की तरफ आगे हम जो है डेवलप करेंगे चीज़ों में, ठीक है? अब आरईएलओएस जो एग्रीमेंट है, इसका नेचर और पर्पस क्या है? भाई अब ये एग्रीमेंट हुआ है, जब भी कोई एग्रीमेंट यानी कि जब भी कोई समझौता होता है तो उसके पीछे कोई रीज़न होता है, ठीक है? कुछ ना कुछ रीज़न होता है, बट ऑब्वियस सी बात है। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और बतानी थी कि ये जैसे मैं बता रही थी कि ये एग्रीमेंट जो है 2025 में ही जो है बातचीत इसमें जो मॉस्को में इसमें साइन हो गया था। ये समझौता जो है वो 18 फरवरी 2025 में मॉस्को में साइन हुआ था। और 2 दिसंबर, आप ध्यान देंगे अगर पहले न्यूज़ पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा, 2 दिसंबर 2025 को जब रूस की सांसद यानी कि ड्यूमा, उनकी सांसद को बोलते हैं, उन्होंने जब मंजूरी दे दी, तो इसके बाद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने क्या किया, इस कानून को बनाया और ये 5 साल के लिए इसको वैलिड कर दिया। अगर आगे ये दोनों देश चाहेंगे तो इसको एक्सटेंड भी कर देंगे, ठीक है? अब यहाँ पर यही सारी बातें कही जा रही हैं। बेसिकली हमने समझा कि बायर टू स्ट्रेटेजिक पार्टनर कैसे कन्वर्ट हुआ, नेचर क्या है इसका, जो ये जो एग्रीमेंट हुआ इसका नेचर क्या है यहाँ पर, ठीक है? उसको समझना थोड़ा-सा ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये एक रेसिप्रोकल, हमने कहा लॉजिस्टिक मिलिट्री डिप्लॉयमेंट एग्रीमेंट है, यानी कि इसका नेचर अगर हम देखें तो बायलैटरल है। ऑब्वियसली द्विपक्षीय, दोनों पक्षों की अपने-अपने हित इसमें जुड़े हुए हैं, ठीक है? कंसेंट बेस्ड है। अब जैसे यहाँ पर आपको याद होगा, देखिए तुलनात्मक रूप से पढ़िए। जब इंडोनेशिया के साथ अभी अमेरिका ने जब कहा था कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का पे वो अपना जो है कब्जा करना चाहता है, तो इंडोनेशिया को उसने कहा कि हम आपका एयर बेस यूज़ करेंगे, फलाना सैन्य ठिकाने इत्यादि जो है अपने वहाँ पर लगाएँगे। तो यहाँ पर क्या था कि हम बिना पूछे आपसे वॉर की कंडीशन में वहाँ पर आके ऐसा जो है हमला कर सकते हैं स्ट्रेट ऑफ मलक्का। मैं किसकी बात कर रही हूँ? इंडोनेशिया और अमेरिका ने जो अभी स्ट्रेट ऑफ मलक्का को लेके चर्चा हुई थी, मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है? तो उन्होंने कहा था हम इस तरह से आपका सैन्य बेस इत्यादि ठिकाने कर लेंगे। तो उसमें कंसर्न नहीं था, जिसके कारण वो असफल रहा ना, वो स्ट्रेट ऑफ मलक्का का जो एग्रीमेंट था वो असफल रहा। तो यहाँ पर आपको वैसा नहीं दिखेगा। यहाँ पर दिख रहा है कि कंसर्न बेस्ड, यानी कि बिना अनुमति की कोई तैनाती नहीं होगी, ना रशिया में भारत की, ना भारत की रशिया में। समझ रहे हो आप? ठीक है? नॉन अलायंस है, जैसे कि आप नॉन अलायंस की अगर हम बात करें, जैसे नाटो जैसे सैन्य गठबंधन जिसमें अमेरिका इत्यादि है, वैसा कोई गठबंधन नहीं है, किसी गठबंधन का बंधा हुआ ये बंधन नहीं है। ये जबकि कोई एक ऑफिशियल सैन्य गठबंधन नहीं, जैसे कि हमने नाटो के बारे में पढ़ा था। अब आपको क्या करना है, जब आप आंसर राइटिंग लिखेंगे तो जो मैं बोल रही हूँ उसको नोट डाउन कर लेना है, ताकि जब कभी आप आंसर राइटिंग लिखें तो तुलनात्मक रूप से उसमें चीजों को बता सके। ठीक है? लिमिटेड प्रेजेंस यानी कि सीमित सैन्य उपस्थिति, ये नहीं कि कभी भी कितनी भी सेना भेज दी रशिया ने भारत में, भारत ने रशिया में, ऐसा नहीं है। एक जो है टाइम, मैं कहूँगी एक लिमिटेशन है हर चीजों की, जैसे 3000 सैन्य ही आप वहां पर डिप्लॉय कर सकते हैं एक समय पे। ठीक है? ये काफी हद तक लेमुआ जो है जैसे समझौतों के समान है। अब यहाँ पर जो लेमुआ है, ये भारत और यूएस के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था
इसका मतलब है कि जो RELOS जो समझौता है वो सिमिलरली लिमोआ की तरह ही काम करता है। जैसे आप सिंपल भाषा में समझिए, लिमोआ क्या करता है कि भारत और अमेरिका जो है एक-दूसरे के सैन्य ठिकाने, पोर्ट्स, एयरबेस यानी कि बंदरगाह, एयरवेज़ सबका इस्तेमाल कर सकता है। ईंधन, मरम्मत, सप्लाई आदि के लिए भी कर सकता है। तो तब हम इसलिए हम यहाँ पर कह रहे हैं कि जो RELOS जो आपका एग्रीमेंट है वो लिमोआ जैसा है, जबकि RELOS जो है आपका रशिया के साथ है, लियोमा भारत और यूएस के साथ है। तो कुछ उस प्रकार से ही आपको होता दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है? वैसा साउंड कर रहा है। अब आरईएलएस जो पैक्ट है, इसके प्रमुख फीचर्स क्या-क्या है? क्या-क्या चीज़ें हैं जो ये बाकियों से भिन्न बनाता है इस कॉन्ट्रैक्ट को? तो इसमें समझिए इसके फीचर्स क्या-क्या हैं? इसके अंतर्गत क्या-क्या चीज़ें हैं जो एक देश दूसरे देश के साथ करेंगे एक लिमिटेशन के साथ? जैसे कि दोनों देश एक दूसरे की ज़मीन पर ज़्यादा से ज़्यादा 3000 सैनिक ही तैनात कर सकते हैं एक समय पे, ठीक है? सेना को नेवल बेसेस, एयर बेसेस और पोर्ट्स का उपयोग करने की अनुमति होगी। ना केवल ये सारी चीज़ों का जो इस्तेमाल है भारत रशिया में कर सकेगा, इवन जो है रशिया में कर सकेगा, जबकि रशिया भी जबकि देखेंगे भारत भी रशिया में ना केवल ये कर सकेगा बल्कि रशिया भी भारत के प्लेस पे आकर ये कर पाएगा, ठीक है? अब इसमें अधिकतम 5 युद्धपोत होंगे, जैसे 3000 सैनिक है वैसे 5 युद्धपोत हो सकते हैं ऐसे समय में, 10 लड़ाकू विमान होंगे टोटल। समझौते 5 साल के लिए वैलिड किया गया, अगर ये दोनों अपनी सहमति चाहेंगे तो आगे भी एक्सटेंड कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि दोनों देशों की जो सेनाएँ हैं ना, उनके बीच में इंटेरोपेरेबिलिटी जो है सामंजस्य बढ़ेगा, यानी कि एक-दूसरे के अभ्यास के साथ कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा, एक अच्छे अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। अब यहीं पर जब आप इस तरह की चीज़ों को जब लिखेंगे, तो सोसाइटी में भी दिखा सकते हैं, आर्ट एंड कल्चर में भी दिखा सकते हैं कि जब इस प्रकार के युद्ध अभ्यास होते हैं या फिर एक देश दूसरे देश के साथ कोई अपनी चीज़ें साझा करता है, तो उसमें सांस्कृतिक यानी कि कल्चरल चीज़ें भी तो साझा होती हैं, इसीलिए तो ग्लोबलाइज़ेशन जैसी बातें हम करते हैं। तो जब ये आपस में मिलेंगे तो एक-दूसरे के कल्चर भी शेयर करेंगे, भाई ऑब्वियस सी बात है। तो एक वो एंगल भी निकल कर आता है। तेज़ी से क्या है, रैपिड रिस्पॉन्स की क्षमता बढ़ेगी यहाँ पर, मतलब कि जब दोनों मिलकर 2 ताकतें एक साथ एक दिशा में काम करेंगी, तो ताकत और बढ़ जाएगी ना। किसी भी युद्ध में शामिल शामिल होने की बात हो या किसी के अगेंस्ट लड़ने की बात हो, तो ऑब्वियसली बात है ज़्यादा इनकी कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो तेज़ी से प्रतिक्रिया जो है, रैपिड रिस्पॉन्स की क्षमता भी दोनों देशों के बीच में बढ़ेगी, ठीक है? अब स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस यहाँ पर अगर हम देखें, ठीक है? 1 सेकंड, मेरा कैमरा ना कभी-कभी ब्लरिश करता है। यहाँ पर स्ट्रैटेजिक अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें, तो सबसे पहले एक चीज़ समझिए, यहाँ पर जियोपॉलिटिकल जो इम्प्लीकेशन है उसको हम यहाँ पर समझते हैं इससे पहले, ताकि वो ज़रूरी होगा। देखिए, जो RELOS जो समझौता भारत और रशिया के बीच में हो रहा है, ये वर्ल्ड लेवल पर भारत की हेजिंग स्ट्रैटेजी यानी कि संतुलन की नीति। अब यहाँ पर किसी अलाइनमेंट पे भी नहीं है उसके साथ, कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट भी मतलब नहीं कर रहा है जिसमें एक-दूसरे के साथ जो अलाइन्ड होता दिख रहा है। तो ये दर्शाता है कि जहाँ पर भारत नाटो, यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना जैसे बहुत शक्तिशाली केंद्रों के बीच में बैलेंस बनाए रखा हुआ है, और यहाँ पर चीन को भी संकेत है जो वो दे रहा है, सिग्नल दे रहा है कि भारत रशिया संबंध मजबूत हो रहा है। भाई इससे आप क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? वर्ल्ड लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर, जियोपॉलिटिकल में आप क्या दिखा रहे हैं कि भारत और रशिया के संबंध मजबूत है, यानी कि रशिया पूरी तरह चीन पर निर्भर नहीं होगा भाई। वहीं अमेरिका को भी ये संदेश जाता है कि भारत उसके साथ सहयोग जारी रखते हुए भी रशिया के साथ अपने जो पारंपरिक है, ठीक है, उन संबंधों को बनाए रखेगा। तो बेसिकली भारत की जो वैश्विक पहुंच है उसका विस्तार यहाँ पर करता दिख रहा है। आर्कटिक क्षेत्र में प्रवेश वेरी इंपॉर्टेंट, समझिए कैसे। भारत को रशिया के महत्वपूर्ण बंदरगाह जो हैं, जैसे कि मरमांस्क जो है, सेवरोमोर्स्क जो है, ये काफ़ी अच्छे इनके बंदरगाह हैं। तो इन बंदरगाहों तक पहुँचने के लिए हमें रशिया की हेल्प चाहिए। आर्कटिक क्षेत्र में पहुँचने के लिए समुद्री मार्ग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये बंदरगाह। तो आर्कटिक इतना इम्पोर्टेंट क्यों है अब हमारे लिए? इसको समझेंगे तो आप समझ पाएँगे, हम इकोनॉमिकली समझ पाएँगे, ठीक है? और जब इकोनॉमी बेटर होगी तो ऑब्वियसली हम सामाजिक रूप से भी बेहतर कर पाएँगे। आर्थिक, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से भी कहीं न कहीं हम जियोपॉलिटिकल में राजनीतिक रूप से भी, ठीक है, हम बेहतर कर पाएँगे बेसिकली। तो अब इस पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा कि आर्कटिक इतना इम्पोर्टेंट क्यों है भारत के लिए। देखिए, अब क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, बर्फ पिघल रही है, जो कि गलत है। लेकिन कहते हैं ना कि किसी का दुःख किसी के सुख का कारण बन सकता है। कुछ इसी प्रकार से आप यहाँ देख सकते हैं कि बर्फ पिघलने से क्या हुआ, नए समुद्री रास्ते खुले हैं। जो रास्ते यानी कि जो दरवाजे, कपाट अभी तक फॉर एग्ज़ाम्पल बंद रहे हैं, तो हमें पता ही नहीं है उसके पीछे क्या है। अब जो बर्फ पिघलेगी, रास्ते खुलेंगे तो नए खजाने मिलेंगे वहाँ। नए खजाने कैसे? अभी आपके लिए खजाना क्या है? सोना-चांदी इम्पोर्टेंट है या एलपीजी ऑयल इम्पोर्टेंट है? एलपीजी ऑयल इम्पोर्टेंट है। तो बड़ी शक्तियों के बीच में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी जैसे ही ये समुद्री रास्ते जो खुल रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बर्फ पिघल रही है, तो चाइना, अमेरिका और बड़े-बड़े देश जो हैं इस होड़ में लग जाएँगे, ठीक है?
ऊर्जा और व्यापार मार्ग के लिए बहुत महत्वपूर्ण मार्ग आर्कटिक हो सकता है भविष्य में, क्योंकि इस युद्ध ने इतना तो बता दिया, किसी एक देश पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, किसी एक जलडमरू मध्य पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, और अपने यूज की जो डिपेंडेंसी है, चीजें हैं, उनके लिए हमें और जगह भी अपने हाथ पैर मारते रहना होगा। इसलिए आर्कटिक आने वाले समय पे नोट माई वर्ड, मार्क माई वर्ड की बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, निष्कर्ष क्या है कि भारत अब आर्कटिक भू राजनीति में उभरता खिलाड़ी बन सकता है, जिस कारण से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब इस समझौते का उद्देश्य क्या है? इतना पढ़ने के बाद अब इतना समझ चुके होंगे कि भारत और रशिया ने रक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए अप्रैल 2026 में समझौता किया, वही जो हम आगे पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो द्विपक्षीय रक्षा समझौता जो है इनका मजबूत होगा। भारत की वैश्विक रणनीतिक पहुंच जो है वो भी बहुत बढ़ेगी, खासकर आर्कटिक जैसे क्षेत्र में एक बहुत अच्छा मार्ग मिल जाएगा। तो भारत जो है बहुत बेहतर कर पाएगा, और जो अभी दिक्कतें आ रही हैं शायद उसमें थोड़ा सा कटाव दिखेगा। अब इससे क्या होगा? भारत और रशिया का संबंध मजबूत होगा, बट ऑब्वियसली कहीं न कहीं जियोपॉलिटिकल एंगल से भी होगा, और अपने अंदर भी अगर हम देखें दोनों के बीच में, ठीक है, बायलैटरल तो ये समझौता दोनों देशों के गहरे रणनीतिक संबंध को दिखाता है, जो बहुत ही लंबे समय से, पुराने समय से चले आ रहे हैं। दोनों देश पहले से सहयोग करते रहे हैं, जैसे कि रक्षा खरीद हो, डिफेंस के जो आइटम्स हैं उनको खरीदना हो, या टेक्नोलॉजी में ट्रांसफर करना हो एक दूसरे को चीजें, ठीक है, ज्वाइंट जो सैन्य अभ्यास है अधिकतर रशिया के साथ भारत करता रहता है। रणनीतिक और भू राजनीतिक जो कोऑर्डिनेशन है वो इनके बीच में रहता है। अब ये समझौता क्या अलग करेगा इससे, कि ये सहयोग को और ज्यादा प्रैक्टिकल बना देगा, यानी कि जमीन पर ऑपरेशनल सपोर्ट बढ़ाता है। ये जैसा कि फिर मैंने कहा, ये जो वॉर अभी हो रहा है ना अमेरिका और ईरान का, इसने बहुत कुछ जियोपॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिकल एंगल भी चेंज कर दिए हैं। ठीक है, साझेदारी को एक्शन ओरिएंटेड बनाता है, क्योंकि इस युद्ध ने बताया कि भाई बिना एक दूसरे की मदद के आप जो आगे नहीं बढ़ सकते। और अब जो होने वाले वॉर है ना, जो हो रहे हैं, जो होने वाले वॉर हैं, अभी कभी भी ना ऐसे आपको बड़े ऐसे कभी मतलब क्या ओरली नहीं कहा जाएगा तो ये वर्ल्ड वॉर 3 है, लेकिन पूरी परिस्थितियां आपको वही दिख रही होंगी। बस फर्क इतना है कि उसे वॉर नहीं बोला जा रहा है, एक बड़ा वॉर नहीं बोला जा रहा है, हो सारा वही काम रहा है। ठीक है, तो भारत और रशिया के संबंध इससे मजबूत होते हुए और मजबूत होते हुए दिखाई देंगे, कि पहले हम सिर्फ यहाँ तक सीमित थे, लेकिन अब हमने अपनी सीमा को और ज्यादा आगे की ओर बड़े व्यापक स्तर पर लेकर गए हैं। ठीक है, कंक्लूजन क्या है कि ये नई तरह का सैन्य समझौता है, सीमित तैनाती इसमें होगी। ऐसा भी नहीं कि भाई हमने समझौता कर लिया, अब कभी भी हमारे यहाँ घुसपैठी कर रहे हैं, आके बैठ गए और वॉर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, ज्यादा फ्लेक्सिबल है। ये कोई ऑब्वियसली गठबंधन नहीं है, नॉन अलाइनमेंट जो है नाटो की तरह नहीं है। मजबूत है क्योंकि भारत रशिया के संबंध को और इंटरनेशनल रिलेशन में बहुत बेहतर दिखाएगा। भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता है कि भारत कभी भी स्ट्रैटेजिक जो ऑटोनॉमी है उसको शो करता है। यूरेशिया और इंडो पैसिफिक का जो कनेक्टिविटी है, भारत का रशिया के साथ इस तरह का बॉन्ड, ये एक दूसरे को काफी हद तक जो है और एक्सपेंड करने का मौका भी देगा। इनके व्यापार को लेकर बात हो, चाहे सैन्य सैन्य की बात हो। अब इंपॉर्टेंट यहाँ पर कुछ फैक्ट्स हैं, ध्यान रखना है। जैसा कि हमने पूरा टॉपिक पढ़ा तो उसमें आपको समझ आया होगा कि आरईएलओ जो इनका ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है भारत रशिया के बीच, लॉजिस्टिक समझौता, आपको डिटेल में पढ़ना है। युद्ध और शांति दोनों समय पे लागू हुआ, ध्यान रखना है। सिर्फ युद्ध की स्थिति के लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, हो सकता है पीटी में आपसे पूछ ले, तो पीस और वॉर दोनों की कंडीशन में इस तरह की जो क्राइटेरिया है उनको फॉलो किया जाएगा। लेमोआ यानी कि भारत अमेरिका का जो लॉजिस्टिक समझौता है, कुछ कुछ आपको इस प्रकार से दिखाई देगा। आर्कटिक क्षेत्र में नए समुद्री मार्ग खुलेंगे। ठीक है, ऊर्जा संसाधन होने के वहां पर चांसेस हैं, और बड़ी शक्तियों की प्रतिस्पर्धा भी वहां पर होती हुई आपको दिख सकती है। तो ये टॉपिक आपके लिए हर प्रकार से बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, यूपीपीएससी की कर रहे हो, या यूपीएससी की कर रहे हो, किसी भी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, या एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं, तब भी आम बोलचाल के लिए इसको समझना बहुत जरूरी है। तो आई होप आपको यहाँ पर चीजें समझ आ गई होंगी। एक चीज और बता दूं, जो बच्चे ऑलरेडी प्रैम आईएएस के यूट्यूब चैनल पर थे, उन सबसे रिक्वेस्ट है, उन सभी बच्चों से और बाकी नए बच्चों से, कि प्रैम आईएएस ऑफिशियल जिस पर मैं ये पढ़ा रही हूँ, इस प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको सारे अपडेशंस मिलते रहेंगे, जो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहाँ समाप्त करते हैं, कल मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए धन्यवाद।